प्रिय छात्रों नमस्कार, द साइंस एरा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेमीकंडक्टर एंड इट डिवाइसेस पढ़ेंगे, अर्थात अर्धचालक तथा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग एनर्जी बैंड के बारे में समझेंगे, यानी ऊर्जा बैंड के बारे में समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं एनर्जी बैंड, अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ईच लेवल ऑफ discrete atom to the different energy level in the form of 1s2, 2s2, 2p6 and 3s, 3p and 4s ... in the orbit of atom. The cause of overlapping disturbance produced in energy level and change the different energy level in the form of energy band. किसी वियुक्त परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के विविक्त मान प्राप्त होते हैं जब इलेक्ट्रॉन परस्पर ओवरलैपिंग करते हैं, जिनके कारण ऊर्जा स्तर में विक्षोभ उत्पन्न होता है और एक नए प्रकार का ऊर्जा स्तर बनता है, जिन्हें हम ऊर्जा बैंड कहते हैं। अब हम लोग ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर धातु, अधातु और उपधातु की व्याख्या करेंगे। धातु, अधातु और उपधातु की व्याख्या करने के लिए हमें एनर्जी बैंड के 3 सिस्टम को जानना जरूरी है। वो पहला सिस्टम है बैलेंस बैंड। द हाईएस्ट फील्ड एनर्जी बैंड ऑफ सब्सटेंसेस इज नोन एज ए बैलेंस बैंड। सेकेंड है कंडक्शन बैंड। द एम्प्टी बैंड ऑफ सब्सटेंसेस हैविंग द मिनिमम एनर्जी इज नोन एज ए कंडक्शन बैंड। एंड थर्ड है एनर्जी गैप। एनर्जी गैप, the gap between conduction band and balance band are known as a energy gap. आइए अब हम लोग इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1s। 1s में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड 2s, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फिर है 2p, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से हम पाते हैं ये आपका बैलेंस बैंड है जो 1s के रूप में कार्य करता है। ये बैलेंस बैंड है जो 1s के रूप में काम करता है। दूसरा है 2s के रूप में काम करता है। और तीसरा है p के रूप में काम करता है, जिन्हें हम बैलेंस बैंड कहते हैं। इसके बाद आता है आपका कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, इट हैज नो इलेक्ट्रॉन। ये आपका कंडक्शन बैंड है। यहां से यहां तक आपका कंडक्शन बैंड है, यानी चालन बैंड। ये है आपका चालन बैंड। और इनके बीच में जो गैप होता है, उसे हम एनर्जी बैंड कहते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर को डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक तथा अर्धचालक की व्याख्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं कंडक्टर, यानी चालक। दो सब्सटेंसेस इन विच एनर्जी गैप Eg is equal to 0, greater than 0 and less than 1. The conduction band and balance band
ओवरलैप टू ईच अदर कॉल द कंडक्टर। यानी वे पदार्थ जिनमें बैलेंस बैंड यानी संयोजी बैंड तथा चालन बैंड परस्पर ओवरलैप कर जाते हैं, अर्थात एनर्जी गैप बहुत कम होता है, उन्हें हम चालन बैंड कहते हैं। यह आपका है, इसमें चालन बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों आपस में क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। इसको बोलते हैं बैलेंस बैंड और इसको कहते हैं कंडक्शन बैंड। तो चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच अगर ऊर्जा अंतराल 0 से अधिक परंतु 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है तो ऐसे पदार्थ को हम चालक कहते हैं। आइए अब हम लोग इंसुलेटर के बारे में समझते हैं। दो सबस्टेंसेस इन विच वैलेंस बॉन्ड कंप्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड आर कंप्लीटली ब्लैंक होता है। इसका जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप इज मोर देन 5 eV होता है, कॉल्ड इंसुलेटर, इंसुलेटर कहलाता है। एंड अर्थात वे पदार्थ जिनमें बैलेंस बैंड तथा चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अचालक या कुचालक कहलाते हैं। तो हम लोग देखते हैं अचालक और कुचालक में इनके बीच जो Eg होता है ग्रेटर देन 5 eV होता है। और इस प्रकार के जो भी पदार्थ होंगे उन्हें हम कुचालक की श्रेणी में रखते हैं, यानी इंसुलेटर की श्रेणी में रखते हैं। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। ऐसे पदार्थ यानी अर्धचालक की बात करते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड पूर्णतया भरे होते हैं परंतु चालन बैंड पूर्णतया रिक्त होते हैं, परंतु ऊर्जा अंतराल 1 eV से अधिक और 3 eV से कम होता है। ऐसे पदार्थ को हम अर्धचालक कहते हैं। दो सबस्टेंसेस इन विच द बैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड आर एम्प्टी, द एनर्जी गैप इज मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। देख लेते हैं यहां पर सेमीकंडक्टर के लिए, यह था आपका चालक के लिए। कंडक्टर के लिए था, और यह है आपका अचालक यानी इंसुलेटर के लिए था। अब हम लोग सेमीकंडक्टर्स के बारे में देखते हैं। सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड यानी चालन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच जो एनर्जी गैप होता है वो Eg इज वन EV से अधिक परंतु 3 EV तक होता है। ये आपका कहलाता है इंसुलेटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लोग सेमीकंडक्टर और 2 टाइप्स के बारे में समझते हैं। यानी अर्धचालक जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, एंड एक्सट्रीमली प्योर सेमीकंडक्टर हैविंग नो इम्प्योरिटीज नोन एज ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वे अर्धचालक
जो प्रकृति में शुद्ध रूप से पाए जाते हैं, अर्थात उसमें कोई भी अशुद्धियां अपमिश्रित नहीं होती, नैज अर्धचालक या निज अर्धचालक, जिन्हें हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, यानी वे कंडक्टर जो पूरी तरह से शुद्ध रूप से पाए जाते हैं, यानी उसमें कोई अशुद्धियां अपमिश्रित नहीं होती हैं। इनमें सिलिकॉन तथा जर्मेनियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये चारों इलेक्ट्रॉन परस्पर सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की फिगर्स को देखते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मान लेते हैं कि सिलिकॉन का है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे वाले के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस तरह से ये आपस में कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ये आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या नैज अर्धचालक कहलाते हैं। इंट्रिंसिक इस प्रकार हमें जितने भी सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो परस्पर सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। द प्रोसेस ऑफ एडिंग डिजायर्ड इम्प्योरिटीज इन अ सेमीकंडक्टर इज नोन एज अ डोपिंग। द सेमीकंडक्टर obtained after the doping is known as a extrinsic semiconductor। वे अर्धचालक जिनमें
शुद्ध अर्धचालक के साथ कोई अशुद्धियां अपद्रव्य के रूप में अपमिश्रित कर दी जाती हैं, अर्थात डोपिंग कर दी जाती हैं, डोप्ड हो जाता है, तो हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यहां पर सही कर लीजिए, नैज लिखना था। अब हम लोग समझते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टाइप्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टाइप्स, सबसे पहला जो सेमीकंडक्टर आता है वो कहलाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जब सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम में कोई त्रिसंयोजी तत्व अपद्रव्य के रूप में मिश्रित कर दिए जाते हैं तो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। When trivalent impurity is doping with pure semiconductor to form a p-type semiconductor, तब हमें p टाइप का सेमीकंडक्टर मिलता है। जब किसी अर्धचालक में अर्थात सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम में जैसे एल्यूमिनियम त्रिसंयोजी तत्व अपद्रव्य के रूप में मिलाया जाता है तब हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। आइए फिगर से हम लोग समझ लेते हैं इसको।
ये बना आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, इनमें जो करंट कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। करंट कैरियर जो होता है वो होल्स होता है। करंट कैरियर यहाँ पर होल्स होता है। यानी पी टाइप में करंट कैरियर होल्स होता है। अब हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में समझते हैं। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई पंच संयोजी अपद्रव्य के रूप में मिश्रित कर दिया जाता है, यानी कोई पंच संयोजी अशुद्धियों के रूप में मिलाया जाता है, तो उस समय हमें एन टाइप अर्धचालक मिलता है। When pure semiconductor is doping with pentavalent impurities to form a n-type semiconductor. n-type सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज मिलाई जाती है। SI यानी सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन में कोई पेंटावैलेंट मिला दिया गया, इस तरह से इसमें ये इलेक्ट्रॉन कैरिंग करंट देता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग सम इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, यानी अर्धचालक के संबंध में महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे हम। फर्स्ट नंबर है, एट एनी टेम्परेचर द सेमीकंडक्टर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कोटर यानी होल्स पाए जाते हैं, जो संख्या में यानी एनी इक्वल टू NH वो उसकी इनिशियल वैल्यू के बराबर होता है। एनी इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू द इनिशियल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। सेकेंड है, एट इंक्रीमेंट ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस Ni इज डबल्ड। इन द कंडीशन ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर, जब भी किसी अर्धचालक का ताप
10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है तो उसमें उपस्थित जो प्रारंभिक अणुओं की संख्या है वह दुगनी हो जाती है। सेकेंड है, थर्ड है इसका कंडक्टिविटी। हम जानते हैं किसी अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल्स पाए जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के लिए कंडक्टिविटी तथा होल्स के लिए कंडक्टिविटी दोनों का अगर सम कर दें तो हमें कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मिल जाता है हमको। जैसा कि हम जानते हैं होल्स के लिए सिग्मा एच इज इक्वल टू लिख सकते हैं एन एच, और इस पर जो चार्ज होता है वो ई होता है इंटू म्यू एच। इंटू म्यू एच। यह है आपका होल्स के लिए। किसके लिए? होल्स के लिए। इसी प्रकार अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए जाएंगे तो सिग्मा ई इज इक्वल टू हो जाएगा एन ई इंटू स्मॉल ई इंटू म्यू एच म्यू ई इंटू म्यू ई। और इस प्रकार हमें मिलेगा, अगर सिग्मा टोटल सिग्मा जोड़ दें तो सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एच और प्लस सिग्मा ई, और इस तरह से हमें मिलेगा। यहाँ पर हमने पाया कि एन ई और एन एच आपस में बराबर होते हैं, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एन ई इज इक्वल टू एन एच, जैसा कि आपके उस पर भी लिखा हुआ है एन ई इज इक्वल टू एन एच। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं एन ई और इंटू कैपिटल ई, और लिखा जा सकता है इन ब्रैकेट म्यू एच प्लस म्यू ई, और ये हो गया आपका कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर ई नहीं है तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चौथे पॉइंट पे पहुंचते हैं हम लोग। जैसा कि हम जानते हैं, हमको ये पता होना चाहिए कि अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और होल्स के चलने के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो लिखा है इन अ सेमीकंडक्टर ऑन इंक्रीजिंग थर्मल एनर्जी, अगर हम तापीय ऊर्जा बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल का जो युग्म है वो गतिशील हो जाएगा, जिसके कारण अर्धचालक की चालकता बढ़ जाएगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लोग पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ेंगे, पीएन संधि डायोड के बारे में पढ़ेंगे। जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को परस्पर जोड़ते हैं, तो जब हम जोड़ते हैं तो उस समय हमें एक उदासीन परत मिलती है तथा जो संधि मिलती है उनको हम पीएन संधि कहते हैं। पी रीजन में आगे लगता है पी क्षेत्र और फिर जुड़ता है एन क्षेत्र, और जहां पर ये दोनों क्षेत्र आपस में मिलते हैं उसको कहते हैं पीएन संधि। पीएन संधि यानी पीएन जंक्शन कहते हैं। जहां पर दोनों आपस में मिलते हैं उन्हें पीएन जंक्शन कहते हैं। हम जानते हैं इनमें पाए जाते हैं होल्स, यानी इनमें पी क्षेत्र में पाए जाते हैं होल्स और एन क्षेत्र में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से हमें पीएन संधि डायोड का
पता चलता है। जब पीएन संधि डायोड के दोनों ओर पी क्षेत्र के कोटर एन क्षेत्र की ओर गति करने लगते हैं तथा एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर गति करने लगते हैं, तो दोनों ओर एक पतली परत बन जाती है जिन्हें हम अवक्षय परत या डिप्लेशन लेयर कहते हैं। इस परत को हम कहते हैं अवक्षय परत या डिप्लेशन लेयर। आइए अब हम लोग पीएन संधि डायोड के प्रतीक को देखते हैं कि हम पीएन संधि डायोड को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। पीएन संधि डायोड में हम जिधर पतली लाइन होती है उसको बोलते हैं एन रीजन, और जिधर से हम लोग धारा को प्रवेश करवाते हैं वो कहलाता है पी रीजन। तो ये इसका परिपथ चित्र है, बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग डिप्लेशन लेयर के बारे में समझते हैं, अवक्षय परत के बारे में जानते हैं। अवक्षय परत या डिप्लेशन लेयर क्या होता है? आफ्टर द डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अक्रॉस द जंक्शन अ वेरी थिन लेयर इज फॉर्म्ड ऑन द बोथ साइड ऑफ जंक्शन इन विच देयर इज नो मोबाइल कैरियर। दिस रीजन इज नोन एज ए डिप्लेशन लेयर। जब हम पी और एन संधियों को परस्पर जोड़ते हैं तो पी क्षेत्र के होल्स और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जिसके कारण एक पतली परत बनती है। पीएन संधि डायोड के आसपास एक पतली परत बनती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? डिप्लेशन लेयर कहते हैं, यानी अवक्षय परत कहते हैं। चलिए अवक्षय परत के बारे में फिर से जान लीजिए। ये पीएन संधि है। पीएन संधि पी रीजन में होल्स पाए जाते हैं और एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये पी क्षेत्र और ये एन क्षेत्र। जब पी क्षेत्र और एन क्षेत्रों को, पी क्षेत्र के होल्स एन क्षेत्र की ओर जाएंगे तथा एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर आएंगे और इस तरह से एक पतली परत बन जाएगी जिसे हम अवक्षय परत या डिप्लेशन लेयर कहते हैं। अब हम लोग पोटेंशियल बैरियर यानी रोधिका विभव के बारे में पढ़ेंगे या विभव प्राचीर के बारे में पढ़ेंगे। पोटेंशियल बैरियर या बैरियर पोटेंशियल दोनों बातें कह सकते हैं हम इसको। पोटेंशियल बैरियर क्या होता है? इन अ इक्विलिब्रियम द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द एंड ऑफ डिप्लेशन लेयर इज नोन एज ए पोटेंशियल बैरियर और बैरियर पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड बाई BB। इट इज डिनोटेड बाई BB। अवक्षय परत के सिरों पर, अवक्षय परत के सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसको हम विभव प्राचीर या पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि विभव प्राचीर और विभव प्राचीर और डिप्लेशन लेयर क्या होता है। आप समझते हैं? इस चैप्टर का वेटेज आपके कोर्स में 8 नंबर का है।
आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि हमारे कोर्स से बहुत सी सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, जैसे एलईडी हटा दिया गया है, जेनर डायोड हटा दिया गया है, साथ में ट्रांजिस्टर हटा दिया गया है। तो आप इन सब बातों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये सभी प्रश्नों के रूप में आपके पास 3 और 5 के क्रमांक में आ सकते हैं। तो आप लोग सावधानी पूर्वक अच्छी तरह से समझते हुए इसका अध्ययन कीजिए, जिससे आपके 8 अंक बोर्ड परीक्षा में निश्चित हो सके। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बिहेवियर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड अंडर एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज। जब पीएन संधि डायोड को किसी बाह्य बैटरी से संबंधित करते हैं, तब पीएन संधि डायोड कैसा व्यवहार करता है, इसके बारे में समझना है। और आप लोग अच्छी तरह से इसको तैयार कर लिए, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा का 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इनके बिहेवियर को समझने के लिए हम जानेंगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं उनका प्रवाहन किस तरह से होता है। हम जानते हैं किसी भी चालक में ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी होती है, यानी अपवाह वेग भी होता है, और विसरण वेग भी होता है। अर्थात 2 प्रकार की धाराएं उत्पन्न होती हैं, एक अपवाह धारा यानी ड्रिफ्ट करंट, और दूसरा डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस होता है। आइए समझते हैं कि किस प्रकार से विद्युत धाराएं पीएन जंक्शन डायोड पर उत्पन्न होती हैं और हम उन्हें बाह्य बैटरी से जोड़ने पर हमें क्या क्या चीज प्राप्त होती है। तो सबसे पहला है नो बायस, यानी कोई अभिनत नहीं। कोई अभिनत कब नहीं होता है? जब पीएन संधि डायोड के पोटेंशियल बैरियर में कोई फर्क नहीं आता, अर्थात आपका जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो 0 होता है, तो पीएन संधि डायोड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उस स्थिति में हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है वो नो बायस में होता है। When no potential applied across the end of junction diode, the PN junction is in a equilibrium. Those condition is no bias. यानी इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? नो बायस कहते हैं। सेकेंड है फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? जब पीएन संधि डायोड को किसी बाह्य बैटरी के द्वारा कुछ इस प्रकार जोड़ते हैं। पहले चित्र देख लीजिए। ये आपका पी क्षेत्र है, ये आपका एन क्षेत्र है। इट इज अ पी रीजन एंड एन रीजन। पी रीजन कंटेन्स होल्स एंड एन रीजन कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स। ये बना आपका डिप्लेशन लेयर। जब हम इन्हें किसी एक्सटर्नल बैटरी से इस प्रकार जोड़ते हैं कि
positive terminal of external battery is attached with P region and negative terminal of battery is attached with N region. It form a forward biasing. Forward bias अर्थात अग्र अभिनत. When a battery is connected across the two terminal, इस प्रकार हम पाते हैं कि जब किसी बाह्य बैटरी से P क्षेत्र को पॉजिटिव टर्मिनल से और N क्षेत्र को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो हमें अग्र अभिनत प्राप्त होता है, यानी पीएन संधि जो है वो अग्र अभिनत में होता है. आइए देखते हैं फॉरवर्ड बायस. व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द टू टर्मिनल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड सच दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू P sides and negative terminal is connected to N side, the diode is said to be a forward bias. अब यहां पर जो समझने का विषय वस्तु ये है कि जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से P क्षेत्र को और नेगेटिव टर्मिनल को N क्षेत्र से जोड़ते हैं तो उस समय पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज होल्स को पुश करता है. होल्स को पुश करता है संधि की ओर, यानी जंक्शन की ओर पुश करता है. उसी समय नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है P रीजन की तरफ. अर्थात P क्षेत्र का जो होल्स है वो संधि की ओर तथा N क्षेत्र का जो इलेक्ट्रॉन है वो P क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाता है, जिसके कारण अग्र अभिनत में यानी फॉरवर्ड बायस में धारा बहने लगती है. और इस स्थिति में आइए हम इनके कंडीशन को देखते हैं, फिर समझाते हैं हम आपको. इनका कंडीशन है इन अ फॉरवर्ड बायस होल्स ऑफ P रीजन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ N रीजन पुशेस टूवर्ड द जंक्शन. एज रिजल्ट विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीज. जिस समय बाह्य बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होल्स को संधि की ओर ढकेलता है, उसी समय N क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल द्वारा संधि की ओर गमन करने लगता है, जिसके कारण जो अवक्षय परत है उसकी मोटाई थोड़ी कम हो जाती है. अवक्षय परत की मोटाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है, यानी डिप्लेशन लेयर क्या करने लग जाता है? डिक्रीज करने लग जाता है. सेकेंड पॉइंट कह रहा है इन दिस कंडीशन इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज फ्रॉम यहां पे सही कर लीजिए भैया, BB डिक्रीज फ्रॉम BB टू BB माइनस V. जिस समय P क्षेत्र का होल्स N क्षेत्र की ओर तथा N क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन P क्षेत्र की ओर जाता है तो उस स्थिति में अवक्षय परत पतला हो जाता है. और अवक्षय परत पतला हो जाने के कारण जो इसका पोटेंशियल बैरियर है वो पहले की अपेक्षा कुछ घट जाता है. जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो उसको क्या कर देता है? घटा देता है. यानी जो उसका रोधिका विभव है यानी विभव प्राचीर है वो BB से घटकर BB माइनस B हो जाता है. यहां पर भी सही कर लीजिए, B लिख दीजिए, यहां पर कैपिटल B लिख लीजिए. अब थर्ड पॉइंट है देयरफॉर डिफ्यूजन करंट डिक्रीजेस बाय ड्रिफ्ट करंट. इस प्रकार क्या होता है? डिफ्यूजन करंट क्या हो जाता है? ड्रिफ्ट करंट से घट जाता है, जिसके कारण जो दोनों डिफ्यूजन करंट और
ड्रिफ्ट करंट का जो डिफरेंशियल होता है वो पीएन जंक्शन डायोड द्वारा प्रदान की गई धारा होती है। चलिए अब देखते हैं हम लोग। I इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, I इज इक्वल टू आई डिफ्यूजन माइनस आई ड्रिफ्ट। आई डिफ्यूजन, I इज इक्वल टू आई डिफ्यूजन माइनस आई ड्रिफ्ट, यानी क्या होगा, आई डिफ्यूजन जो है वो बढ़ जाएगा, उसमें से आई ड्रिफ्ट को घटाएंगे तो जो हमारे पीएन जंक्शन डायोड में धारा बहती है उसका मान हमको मिल जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लोग पीएन जंक्शन डायोड को उत्क्रम अभिनत के रूप में देखते हैं, यानी रिवर्स वाइस में देखते हैं। रिवर्स वाइस व्हेन अ एक्सटर्नल बैटरी इज कनेक्टेड across the terminal of junction diode such that the positive terminal is connected to N region and negative terminal of external battery is connected to P region. It form a reverse bias. जब पीएन संधि डायोड के P क्षेत्र को वाह्य बैटरी के ऋणात्मक सिरे से तथा N क्षेत्र को वाह्य बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ते हैं, उस स्थिति में आइए फिगर से समझ लेते हैं। आइए समझते हैं हम लोग। जब पीएन संधि डायोड को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि बाह्य बैटरी का ऋणात्मक सिरा पी क्षेत्र से और धनात्मक सिरा एन क्षेत्र से जुड़ता है, तो उस समय जो पीएन संधि डायोड है वो पश्च अभिनत में होता है, और पश्च अभिनत में होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो विसरण है वो अपोजिट डायरेक्शन में होने लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में होने लगता है, जिसके कारण इनमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होने पाती, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है प्रवाहित नहीं होती। चलिए अब हम लोग समझते हैं। जैसा कि बताया गया था आपको कि जब किसी बैटरी को पीएन संधि डायोड से इस प्रकार जोड़ा जाता है कि बैटरी का नकारात्मक सिरा यानी ऋणात्मक सिरा पी क्षेत्र से तथा धनात्मक सिरा एन क्षेत्र से जुड़ता है, तो उस स्थिति में जो होल्स और इलेक्ट्रॉन
कि विसरण की जो दिशा है वो संधि से विपरीत दिशा की ओर होने लगती है, जिसके कारण इसका अवक्षय परत कुछ मोटा हो जाता है, और अवक्षय परत मोटा होने के कारण इसका पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है, इसका विभव प्राचीर जो है वो बढ़ जाता है। और इस तरह से इस स्थिति में विसरण धारा ना के बराबर प्रवाहित होती है, तो परिपथ में केवल और केवल अपवाह धारा ही प्रवाहित हो पाती है। आइए समझते हैं। इन अ रिवर्स बायस बैटरी अट्रैक्ट द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट टू पीएन जंक्शन डायोड। एज अ रिजल्ट द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेस। हम जानते हैं पश्च अभिनत में होल्स और इलेक्ट्रॉन परस्पर संधि की ओर गति ना कर संधि की विपरीत दिशा में गति करने लग जाते हैं, जिसके कारण अवक्षय परत कुछ मोटी हो जाती है। और सेकेंड बता रहा है, इन दिस कंडीशन द पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस BB टू BB प्लस B। और इस दशा में जो रोधिका विभव है यानी विभव प्राचीर है वो कुछ बढ़ जाता है, यानी BB से BB प्लस B हो जाता है, और जिसके कारण विसरण धारा लगभग शून्य हो जाती है। द डिफ्यूजन करेंट विल बिकम जीरो, यानी डिफ्यूजन करंट जो है वो जीरो हो जाता है। तो हम लोग समझेंगे यहाँ पर क्या होता है। I इज इक्वल टू जो होता है डिफ्यूजन करंट जीरो हो जाता है, इसलिए जीरो, और यहाँ पर माइनस I ड्रिफ्ट। और इसमें जो धारा का प्रवाहन होता है, जो अपवाह धारा का जो प्रवाहन होता है वो हमेशा P क्षेत्र से N क्षेत्र की ओर होता है, N क्षेत्र से P क्षेत्र की होता है। इस तरह से जो यहाँ की ड्रिफ्ट धारा है वो उसकी दिशा जो है वो हमेशा N क्षेत्र से P क्षेत्र की ओर होती है। यहाँ पर लिख दीजिए ID, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। आइए अब हम लोग पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत के लिए BI ग्राफ देखते हैं, यानी BI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग वोल्टेज को लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 0.2 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, 0.6 वोल्ट एंड 0.8 वोल्ट। ये वोल्टेज को बताता है। और यहाँ पर करंट लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 तक ले लेते हैं। और एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर अगर हम शो करते हैं तो हमें अग्र अभिनत के लिए यानी फॉरवर्ड बायस के लिए BI कर्व मिलता है। फॉरवर्ड बायस में जो कर्व मिलेगा आपको वो कुछ 0.2 से 0.2 वोल्ट से स्टार्ट होगा और धीरे 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 इसका ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाएगा और यहाँ पर हमें 7 वोल्ट मिलेगा।
0.7 वोल्ट। ये एसआई के लिए बना रहे हैं हम आपके लिए, एसआई के लिए। और यहाँ पर जो करंट लिया जाएगा वो मिली एम्पियर में लिया जाएगा। और ये फॉरवर्ड बायसिंग में है। फॉरवर्ड बायसिंग में पीएन जंक्शन डायोड जो है यहाँ पर जो करंट का प्रवाहन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। यानी पी रीजन से एन रीजन की ओर जाएगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जाएगा। दूसरे शब्दों में यहां पर हम, ये अग्र अभिनत में था, यहां पर हम लेते हैं 20, 40, 60। यहां पर जो करंट लिया जाएगा वो माइक्रो एम्पेयर में लिया जाएगा। और यहां पर हम लेते हैं 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40 और फिर 50। और करंट जो है वो रिवर्स बायस में फ्लो होगा और फिर 60 यानी 50 पर सीधे नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। और ये पश्चाभिनत में है। और पश्चाभिनत में जो धारा का प्रवाहन होता है वो सदैव एन रीजन से यानी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है। और यहाँ पर केवल अपवाह वेग ही चलता है, अपवाह धारा ही चलती है। यानी यहाँ पर जो प्रयोग होता है वो अपवाह धारा के बारे में प्रयोग होता है। तो इसका बीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व बना दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आइए अब हम लोग पीएन संधि डायोड के अनुप्रयोग के बारे में सीखते हैं, यानी एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड को हम एज अ रेक्टिफायर यूज करते हैं। तो सबसे पहले रेक्टिफायर को समझते हैं, यानी दिष्टकरण क्या होता है इस प्रक्रिया को समझते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड सबसे पहला है रेक्टिफायर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज नोन एज ए रेक्टिफिकेशन एंड डिवाइस इज नोन एज ए रेक्टिफायर। यानी वह युक्ति जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है, वह प्रक्रिया जो है वह दिष्टकरण कहलाती है। तथा जिसकी सहायता से दिष्टकरण की क्रिया कराई जाती है उसे दिष्टकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिष्टकारी कहते हैं। तो सबसे पहला जो यूज है वो है पीएन जंक्शन डायोड का जो सबसे पहला यूज बताया गया है वो आपको पता होना चाहिए। इसका जो वेटेज है मेरे हिसाब से इस वर्ष ये 5 नंबर वेटेज का आना चाहिए। 5 नंबर वेटेज वाला क्वेश्चन है। यानी इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए जिससे आप आसानी से अपनी बोर्ड परीक्षा में अंक को अर्जित कर सकें। सबसे पहला जो है वो जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। पीएन
संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। चलिए हम सबसे पहले इसका परिपथ आरेख बनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जब पीएन संधि डायोड को हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में यूज किया जाता है, तो सबसे पहले पीएन संधि डायोड को एक ट्रांसफार्मर की सहायता से प्रत्यावर्ती धारा देते हैं। और यह है प्राइमरी कॉइल, और यहाँ पर होता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन होने के पश्चात यहाँ पर डायोड लगाया गया डी, और डायोड के श्रेणी क्रम में एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं। लोड रेजिस्टेंस आरएल लगा देते हैं। आरएल का संबंध इससे कर देते हैं। यह है आपका प्राइमरी कॉइल और यह है आपका सेकेंडरी कॉइल। ये टर्मिनल है S1 और ये टर्मिनल है S2। तो जैसा कि आप फिगर में पाते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड को पहले ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल से एसी सोर्स देते हैं, जो प्रेरण के पश्चात द्वितीयक कुंडली में पहुंचती हैं, सेकेंडरी कॉइल में पहुंचती हैं, और सेकेंडरी कॉइल से हम जानते हैं जो हमारा एसी करंट होता है वह अर्धवलय के रूप में चलता है, और अर्धवलय के रूप में चलने के कारण सबसे पहले प्रथम अर्ध चक्र के लिए धारा S1 पर पहुंचती हैं, और डायोड डी से दिष्टकरण के पश्चात आरएल पर धारा प्रेषित करती हैं, दिष्ट धारा प्रेषित करती हैं। प्रथम अर्धचक्र के लिए S2 पश्चाभिनत होने के कारण कोई धारा प्रवाहन प्रदर्शित नहीं करता, जबकि S1 से तरंगें लोड प्रतिरोध पर प्राप्त होती हैं और S2 से तरंगें लोड प्रतिरोध पर प्राप्त नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण यह तरंगें हमें अर्ध तरंग के रूप में प्राप्त होती हैं। आइए समझते हैं। When a source attached to a primary coil of a transformer by mutual induction obtained across the end S1 and S2 of secondary coil. This input voltage for rectifier, the ends S1 and secondary coil is connected to P side of junction diode D, and second end S2 is connected to N side of diode through the load resistance RL. Output voltage B out, यहाँ पर लिखना चाहिए था B out is obtained across the terminal of load resistance RL. जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, अब हम आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा देते हैं, जिससे कि आप जान पाएं कि किस प्रकार से यह धारा को यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करती है।
ये आपका है एसी सोर्स, इसको लिखेंगे हम इनपुट एसी सोर्स। और यहाँ पर होगा आउटपुट एसी हाफ साइकिल में काम करती है। और जब आउटपुट होती है उस स्थिति में फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए तो काम करेंगे, लेकिन सेकंड हाफ साइकिल में नहीं करेंगे, थर्ड में काम करेंगे। लेकिन फोर्थ में काम नहीं करेंगे। इस प्रकार हमें ये जो तरंगे हैं वो अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में प्राप्त होती हैं। यहाँ पर कोई रेक्टिफिकेशन नहीं दिखाएंगे। इस तरह से हमें मिलता है कि जब हम किसी एसी सोर्स को क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, तो उस स्थिति में हमें अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में प्राप्त होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए अब हम लोग इस चैप्टर का फाइनल टॉपिक पढ़ेंगे। यह है फुल वेव रेक्टिफायर। फाइनल टॉपिक है इस चैप्टर का फुल वेव रेक्टिफायर। जैसा कि नाम है इसका फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव रेक्टिफायर में किसी एसी सोर्स से एक प्राइमरी कॉइल जोड़ते हैं और इसके साथ में सेकेंडरी कॉइल और इनमें इसमें दो डायोड D1 और D2 लगे होते हैं। इसमें लोड रेजिस्टेंस RL। तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए जैसा कि हम जानते हैं एसी सोर्स जो है वो हाफ वेव के रूप में, यानी एसी करंट जो है वो आपके लिए हाफ वलय पे काम करती है, यानी अर्ध रिंग पे काम करती है। तो फर्स्ट हाफ में
पॉजिटिव एंड सेकंड हाफ में नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव फिर देन नेगेटिव, इस तरह से करंट का फ्लो होता है। और जब यह प्रेरण के पश्चात द्वितीय कुंडली, ये सेकेंडरी कॉइल है, ये S1 टर्मिनल है और ये S2 टर्मिनल है। जब पहले प्रथम अर्ध चक्र के लिए पॉजिटिव सिरे से यानी S1 सिरे से डायोड D1 से धारा गुजरती है, तो दिष्टकरण के परिणाम स्वरूप डायोड D1 उसका दिष्टकरण करता है और दिष्टकरण के परिणाम स्वरूप हुआ लोड प्रतिरोध को धारा A और B की ओर प्रेषित कर देती है, A से B की ओर प्रेषित कर देती है। उस क्षण द्वितीय टर्मिनल S2 उत्क्रम अभिनत में होता है और कोई धारा का प्रवाह नहीं होता। परंतु द्वितीय अर्ध चक्र के लिए S2 धनात्मक और S1 ऋणात्मक हो जाती हैं, अर्थात अब धारा की दिशा पलट जाती है और धारा की दिशा पलटने के साथ S2 अग्र अभिनत में हो जाता है और S1 की तरफ पश्च अभिनत हो जाता है, जिसके कारण पश्च अभिनत S2 होने के कारण दूसरा जो डायोड है वो दिष्टकरण प्रदर्शित नहीं करता, जबकि द्वितीय डायोड जो है वो दिष्टकरण के परिणाम स्वरूप फिर से A से B की तरफ विद्युत धारा प्रवाहित करने लगता है। और इस प्रकार हमें पूर्ण तरंगें दिष्टकरण के पश्चात मिलती हैं। तो इस तरह से पीएन जंक्शन डायोड का दो प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में और एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, यानी फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में। हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल एक डायोड लगाया जाता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोडों का यूज होता है और हमेशा लोड रेजिस्टेंस पे करंट को फ्लो कराया जाता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।